नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम पुनः आपके साथ एक बार फिर से कंसेप्ट 11 लेकर के उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप एक जो वैवाहिक संबंध होते हैं उनका एक ऑल्टरनेटिव के रूप में पिछले कई दशक से भारतवर्ष में भी इसका उपयोग देखने में मिला है। ये कंसेप्ट क्या है, इसकी लीगलिटी क्या है, कौन व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस कंसेप्ट पे हम बात करें, मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका मैं अनुग्रहित हूं कि आप सजग नागरिक की हैसियत से आपने इस चैनल को, जो भी हमने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए और जो हमारा UPSIFS फोरेंसिक साइंस का जो संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ में स्थापित किया गया है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम इस प्रयास में हैं कि कानून और फोरेंसिक विज्ञान के जो गूढ़ पहलू हैं उनको सामान्य भाषा में आप तक पहुंचाएं, सामान्य जनमानस का विषय वस्तु बनाएं, ताकि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों और आप जानें कि कानून के जो छोटे छोटे पहलू होते हैं, कई बार हम समझते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन उनकी जो गूढ़ता है उनमें हम उलझ जाते हैं। तो उन गुत्थियों को सुलझाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। पिछला जो हमारा कार्यक्रम था वो एक इंटरव्यू था, फोरेंसिक्स इन इंडिया, और वो इंटरव्यू मेरे द्वारा अभी हाल ही में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के जो कैंट यूनिवर्सिटी है उसके एक विश्वविख्यात प्रोफेसर रॉबर्ट कैंट भारतवर्ष में आए हुए थे। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। हालांकि मेरी उनसे मुलाकात पिछले वर्ष से है, और वो न केवल एक बहुत ही उच्च स्तरीय फोरेंसिक विशेषज्ञ हैं जिनका नाम पूरे विश्व में लोग इस संदर्भ में जानते हैं कि उनका DNA और जो फोरेंसिक की जो और शाखाएं हैं उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण शोध किए हैं, और प्रोफेसर ग्रीन ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हैं। ये एक बहुत बड़ी उन्हें यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी शोध उन्होंने इस क्षेत्र में की, जिससे वो इस मुकाम तक पहुँचे। और आपने इस इंटरव्यू को बहुत सराहा, काफ़ी अच्छे कमेंट देखने को मिलते हैं, और प्रोफेसर ग्रीन इस इंटरव्यू के बाद जो रेस्पॉन्स यहाँ देखने को मिला उससे बहुत प्रसन्न हुए। मेरे से उनकी अक्सर बात होती रहती है, अभी वो भारतवर्ष में ही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ साथियों। आज का जो हमारा एपिसोड है कंसेप्ट 11। तो लिव इन रिलेशनशिप क्या है, आइए मेरे साथ इसके बारे में हम इसके सामान्य पहलुओं के बारे में जानकारी करेंगे कि ये होता क्या है। लिव इन रिलेशनशिप, आप समझते हैं कि हर धर्म में विवाह को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे एक समाज की उत्पत्ति होती है। एक जो हमारा परिवार है, फैमिली है, फैमिली का कॉर्नर स्टोन है मैरिज होने के बाद बच्चे होते हैं और वंश आगे बढ़ता है। तो समाज का एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक है वो है फैमिली, और फैमिली की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है शादी होना। तो शादी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर धर्म में उसके जो भी अनुष्ठान हैं,
जो उसके रीति रिवाज हैं वो अलग अलग हैं। ये आज से नहीं रही है वैवाहिक जो संकल्पना है, जो वैवाहिक सामाजिक दृष्टिकोण है, ये बहुत समय से, लंबे समय से रहा है। लेकिन मॉडर्न समय में बहुत से लोगों ने ये पाया कि विवाह का जो एक सामाजिक संस्था है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे कई बार कंपेटेबिलिटी नहीं होती, हस्बैंड वाइफ के विचार नहीं मिलते। बहुत बार ऐसी भी परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे हमारे देश के अंदर दहेज की प्रथा भी कई बार शादी होने में अड़चन डालती है। जो मॉडर्न एक जो सोसाइटी का जो स्वरूप विदेशों में है, भारतवर्ष में भी उसका काफ़ी तेज़ी से आगाज हुआ। तो विवाह का जो एक संकल्पना है उसके ऑल्टरनेट के रूप में लिव इन रिलेशनशिप ने अपनी जगह बनाई। ये पहले भारतवर्ष में लोग इसको कम इसके प्रमाण मिलते थे, लेकिन अब अगर आप शहरों में जाएं, खास करके बड़े शहरों में जाएं, तो आपको ऐसे बहुत सारे मामले मिलेंगे जो लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हुए पाए जाएंगे। अब लिव इन रिलेशनशिप में भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी चॉइस से लोगों के साथ रह रहे हैं या लोग अपनी पसंद के लोग के साथ रह रहे हैं, चाहे लड़का लड़की हों, या इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या यूनिसेक्स के अंदर लिव इन रिलेशनशिप की क्या परिस्थिति है। तो ये एक देखने में मिला कि जो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने वाले लोग हैं उनके अंदर भी फैमिली डिस्प्यूट होते हैं। उनका क्या स्वरूप है, उनकी लीगल दशा और दिशा क्या है, इन सब बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे। तो लिव इन रिलेशनशिप साथियों एक ऑल्टरनेटिव बनाया गया, हालांकि उसे कानून में भी कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया और ना ही किसी धर्म में इसको स्थापित रूप से माना गया है, लेकिन समाज में ये पाया जाता है और कानून भी इसे धीरे धीरे मान्यताएं दे रहे हैं। हम इस डिस्कशन में आज की इस विचार श्रृंखला के अंदर हम ये भी देखेंगे कि क्या लिव इन रिलेशनशिप जो दूसरे कंट्री में है, खास करके जो डेवलप्ड कंट्री यूएस यूके, उनमें इसकी क्या वैधानिक परिस्थिति है, क्या स्थिति है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो लिव इन रिलेशनशिप की नेचर क्या है, इसका स्वरूप क्या है। ये ऑल्टरनेटिव है साथ साथ रहने के लिए दो लोगों के बीच। अब वो लोग क्या होंगे, क्या वो स्त्री पुरुष हों या वो केवल पुरुष हो सकते हैं, क्या वो केवल स्त्री हो सकती हैं, उनकी उम्र का क्या इसमें रोल है, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था लोगों ने बनाई है समाज के अंदर जिसमें लोग अपनी मर्जी के या मनपसंद लोग के साथ, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, मैरिज के तरीके से साथ साथ रहते हैं। ये एक सामाजिक व्यवस्था है परिवार बनाने के लिए, ये एक पहला बिंदु आया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु जो मैंने इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा हुआ है कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप को डिफाइन करना चाहे तो उसका मतलब क्या हुआ, रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज। ये टर्मिनोलॉजी आपको लीगल फ्रेम में भी मिलेगी और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट 2010 का है, उसको मैं रेफर भी करूंगा आपको। जो पैट्रियामल का जो केस है उसमें भी ये एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी दी गई है। और जब आप जो डीवी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, उसमें भी ये जो फ्रेज है ये डाली गई है। तो जो हमारा कंसेप्ट जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं साथियों, ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो विवाह के स्थान पे हम आपस में साथ साथ रहना शुरू करते हैं वयस्क लोग, और वो कैसी नेचर का होगा, जैसे कि एक शादी होती है ठीक उसी तरीके का एक जो उसका स्वरूप है। अब हम देखते हैं इसका लीगल स्टेटस। जो लिव इन रिलेशनशिप है वो ट्रेडिशनलिटी यानी कि पुरानापन और नएपन यानी कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट का द्वंद्व है। जो नए कंसेप्ट में लोग या मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, आजकल महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, हम सब अपनी बेटियों को बहनों को पढ़ाते हैं, तो समाज बदल रहा है। और जो
कठिनाइयाँ लोग विवाह में महसूस करते हैं, शायद कि वो कंपेटिबिलिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपस में संबंध ठीक नहीं है तो फिर उसका डिवोर्स में बहुत लंबे उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। और काफ़ी सारी लोगों को इसमें विवाह का जो कंसेप्ट है उसमें उन्होंने कठिनाई महसूस की। ये डिबेटेबल इशू हो सकता है कि क्या ये ठीक है लिव इन रिलेशनशिप या नहीं। तो मैं इस पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन जो चीज़ समाज में है उसका क्या स्वरूप है हम उस पर आपसे बात और चर्चा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम लीगली देखें तो साथियों, भारतवर्ष में कोई भी जो हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं, जो हमारे लीगल मेथड्स हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 या इवन मुस्लिम्स में भी है, उसमें कहीं भी इस स्वरूप में लिव इन रिलेशनशिप की कहीं कोई पहचान आज तक नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो लिव इन रिलेशनशिप है इसको लीगली अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन ये धीरे धीरे समाज के अंदर प्रवेश कर रही है, लीगली क्रीपिंग इन, सोशली क्रीपिंग इन द सोसाइटी। ठीक है, धीरे धीरे इसका, खास करके जो मॉडर्न सिटीज़ हैं, जो डेवलप्ड, जो ज़्यादा एडवांस सिटी हैं, जितना एडवांस सिटी होगा, जैसे आप देखते हो कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। मैं एक उदाहरण आपको अभी स्वर्गीय राजेश खन्ना जी के साथ जो उनकी मृत्यु के बाद जो घटना हुई थी उसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। लोग ये कहते हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में पहले हम आपस में साथ रह के कंपेटिबिलिटी देखते हैं कि क्या हम साथ साथ रह सकते हैं, क्या हमारे विचार मिलते हैं, और उसके बाद हम शादी करते हैं। कुछ लोगों में ऐसा होता भी है कि पहले वो साथ रहे और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। तो इसका कोई बहुत एक फिक्स तरीका नहीं है, तो अभी ये रिकॉग्नाइज लीगली नहीं है, पहला पॉइंट। लेकिन चूंकि ये समाज में परिस्थिति आ गई और समाज हमेशा डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है। जो समाज फिक्स हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, उसमें बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो इसलिए जब समाज गतिशील है, समाज डायनेमिक है, तो हमारा कानून भी डायनेमिक होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पहले होमोसेक्सुअलिटी थी, जो सेक्शन 377 आईपीसी का था, वो कानून में रद्द कर दिया गया। यानी कि अब दो मेल व्यक्ति या दो फीमेल व्यक्ति आपस में शारीरिक संबंध बना सकते हैं, लेकिन वो वयस्क हों और उनकी आपस में कंसेंट हो। तो वो पूरा सेक्शन 377 जो था उसको हमने कानून से हटा दिया। तो ये सोशल डायनेमिज्म का, सोशल गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता का किस प्रकार से कानून की गतिशीलता से उसका संबंध है, ये उसका एक उदाहरण हो सकता है। तो बहुत सारे जजमेंट आए जिनमें धीरे धीरे लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार करना शुरू किया। उस जो हमारा जो एक ट्रेजेक्ट्री है कानून में, किस तरीके से हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को इंटरप्रेट किया और किस तरीके से उसको पाया, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, इन जजमेंट्स के अंदर जो माननीय न्यायालय हैं, हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, हम उन्हें कानूनी सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। क्यों? क्योंकि सेक्सुअलिटी और मैरिटल रिलेशनशिप ये व्यक्तिगत बिंदु हैं। इसमें आदमी की अपनी स्वेच्छा है, कोई उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसलिए साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ, कई बार हमारे समाज में ऐसा होता है कि लड़की ने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली जो लड़की वयस्क है और उससे परिवार सहमत नहीं होता, तो परिवार चाहता है पुलिस से कि वो इंटरवीन करे, मुकदमा लिखे, लड़की को बरामद करे। तो मेरा यहाँ आपसे अनुग्रह है, मैं यहाँ से आपका एक ये मेरी आपको ये लीगल एक एडवाइस है कि आप इस बात को समझिए कि वयस्क लड़की या लड़के को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार कानूनी है, तो आप उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस बात को हमें समाज में मानना होगा। तो जो ये प्रोटेक्शन दिया गया है कानून के द्वारा या खास करके जो जुडिशियल ऑर्डर्स के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने वो दिया गया है कि जो हमारा
आर्टिकल 21 है, उसमें राइट टू लाइफ है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ भी है। तो ये पार्ट हमारा पर्सनल मैटर है, इसलिए कानून उसमें कोई दखल नहीं दे सकता और व्यक्ति अपने आप शादी करने के लिए, अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र है और उसको ये अधिकार है। अब इसमें जो आया, आपने हस्बैंड वाइफ की या जो भी कपल है, आपको उसमें हस्बैंड वाइफ की तरह वो रहेंगे, लेकिन हम उसको यहाँ कपल भी बोल सकते हैं, जो कपल लिविंग टुगेदर, उनके जब वो सेक्सुअलिटी होगी, सेक्सुअल रिलेशंस होंगे, कोहेबिटेशन होगा, तो स्वाभाविक बात है नेचुरल प्रोसेस में उनको बच्चे भी होंगे। तो उनके बच्चों के क्या अधिकार होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इन प्रश्न के बारे में भी उत्तर हम यहाँ देंगे। तो लेजिटिमेसी कहते हैं उनकी वैधता, बच्चे क्या लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे क्या वैध माने जाएंगे, लेजिटिमेट माने जाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। इसलिए उठता है कि जो सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट था हमारा, जो अब बदल गया है, अब हमारा 1 जुलाई 2024 से जो हमारे तीनों कानून हैं वो बदल दिए गए हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो नया वर्जन आया है, जो बिल्कुल फ्रेश वर्जन है, उसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट और अब उसका क्या नाम कर दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो सेक्शन जो पहले थी 112, अब वो 116 हो गई है। उसमें क्या है, उसमें केवल वो वैध बच्चे माने जाएंगे, लेजिटिमेट माने जाएंगे, जो ऐसे माता पिता के द्वारा उनका जन्म होगा जिनकी शादी हुई हो, दे शुड बी लीगली मैरिड, और या डिवोर्स से 280 दिन के बाद के अंदर बच्चे पैदा हुए हो। यानी कि 280 दिन क्या है, जेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था में बच्चा जो है कंसीव होने से लेकर के उसकी डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है 9 मंथ जनरली मानते हैं, तो वो 280 दिन मानते हैं। और अगर बच्चा, ऐसे बच्चे को हम वैध या लेजिटिमेट मानेंगे, सेक्शन 112 जो पुराना अधिनियम था, 116 जो नया अधिनियम है, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो ऐसे बच्चे जो या तो उन माता पिता के संसर्ग से पैदा हुए हों जो लीगली मैरिड हैं, या उनके बीच डिवोर्स होने के 280 दिन के अंदर बच्चा ने जन्म लिया हो, वो लेजिटिमेट कहलाएंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये कन्फ्लिक्ट है कि अगर हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो ऐसे जो बच्चे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए हैं वो लीगली मैरिड पेरेंट्स के नहीं हैं। तो क्या अगर हम उनको लेजिटिमेट बोलते हैं तो क्या ये सेक्शन 112 या नए वाले अधिनियम की सेक्शन 116 को कॉन्ट्राडिक्ट करती है? ये एक लीगल प्रश्न होगा जिसका अभी ठीक ढंग से आंसर दिया जाना संभव नहीं है। क्यों? चूंकि नए कानून में भी हमने वही लैंग्वेज रखी है कि लेजिटिमेट बच्चे वो कहलाएंगे जो लीगली मैरिड कपल के द्वारा पैदा हुए हों या उनके घर में पैदा हुए हों। तो ये एक कन्फ्लिक्ट है जो अभी भी बना हुआ है और इसमें लीगल रिसर्च की जा सकती है कि विदेशों में इसका क्या पोजीशन है, क्या है, बट ये एक लीगल कॉन्ड्रम अभी भी यथावत बना हुआ है। अब फिर आएगी प्रॉपर्टी के राइट। चूँकि जो बच्चे पैदा हुए वो अपने माता पिता से पेरेंटल प्रॉपर्टी के राइट उनको इनहेरिट होते हैं। तो क्या लिव इन रिलेशनशिप के बीच पैदा हुए बच्चों को इनहेरिटेंस राइट मिलेंगे? ये भी एक सवाल उठेगा। तो इसका क्या जवाब कोर्ट ने दिया है, हम उसको भी देखेंगे। सेपरेशन या डिवोर्स की जो प्रक्रिया है, यही सबसे बड़ा एक मुद्दा लोग बताते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप को प्रीफर करते हैं कि साहब हम लिव इन रिलेशनशिप में इसलिए रहते हैं कि यहाँ कोई बंधन नहीं है, ना समाज में आपको कोई शादी करना, ना कोई निकाह करना है, ना ही कोई सप्तपदी की कोई उसमें फॉर्मेलिटी है। हम अपनी मर्जी से आपस में अपनी दोनों की सहमति से हम साथ साथ रहते हैं और साथ साथ हम कोहिबिट करते हैं कंसेंसुअल, यानी कि हम एक पति पत्नी के बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं वो हम अपनी मर्जी से स्थापित करते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा सेपरेशन या डिवोर्स की कोई इसमें लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस अगर दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग रहने लगे,
और बच्चे भी हो गए मान लिया, तो मेंटेनेंस उस स्त्री का भी या उस पार्टनर का जो सेपरेट हुआ तो उसका मेंटेनेंस की बात आएगी, या उनके बच्चे हैं सेपरेशन होने पे या वो अलग अलग रहने लगे तो उनका मेंटेनेंस की क्या स्थिति होगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि कोर्ट ने इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं। अब हम थोड़ा इस पे और चर्चा करते हैं, इसके बारे में थोड़ी और गहराई में चलते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि हु कैन अंडरगो दिस अरेंजमेंट, क्या कोई भी व्यक्ति इसमें लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? आंसर इज नो, देयर आर सर्टेन कंडीशंस। और ये कंडीशन कहाँ दी गई हैं? एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये जो एकेडमिक से जुड़े हुए लोग हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस जजमेंट को आप जरूर पढ़ें। ये जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब का दिया हुआ जजमेंट है, विच इज़ ए वेरी वेरी यू कैन से ए फिनोमिनल जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें बहुत सारे पहलू को इसमें एक्सप्लेन किया गया है और इसमें खास करके मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू था। जो लिव इन रिलेशनशिप के बीच में कपल थे उनके विवाद हुए और मेंटेनेंस का इसमें डिमांड की गई थी। ठीक है, एक बात और मैं कह दूं इससे आगे बढ़ूं कि जेंडर के बारे में इसमें कौन लोग रह सकते हैं। नॉर्मली तो मेल फीमेल ही रहेंगे, लेकिन इसमें यूनिसेक्स के लोग यानी कि महिला महिला के साथ भी रह सकती है और पुरुष पुरुष के साथ भी रह सकते हैं। तो इसमें कोई इस तरीके का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो मैरिज के बाकी कंसेप्ट को छोड़ दिया जाए, उसमें से फॉर्मेलिटी निकाल दी जाए तो ये करीब करीब लिव इन रिलेशनशिप की स्थिति बन जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंडीशन क्या है जो डी वैल्यू स्वामी में इसको एक्सप्लेन किया गया। मैंने थोड़ा सा इसको इलोबरेट करने की कोशिश की, एग्जैक्टली वो लैंग्वेज नहीं उठाई है, ताकि जो और भी जजमेंट में कुछ चीज़ आई हैं उनको भी मैंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। तो पहला क्या है? फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक एक्नॉलेजमेंट। मान लिया कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में होने का दावा करता है, तो वो इस ढंग से रहे या ऐसा उनके बारे में आम जनता जो वहाँ रहती है, पब्लिक रहती है उनके आसपास, जहाँ भी वो उनका घर है या जहाँ वो रहते हैं, कि वहाँ की जो आम पब्लिक है उनकी नज़र में वो हस्बैंड वाइफ की तरह हों, लाइक ए मैरिड कपल। ठीक है, तो पब्लिक एक्नॉलेजमेंट में ये नहीं है कि कोई उनको जानता ही नहीं है या किसी को कोई पता नहीं है। तो इसके लिए क्या जरूरी होगा? इसके लिए जरूरी होगा कि आपका कोई एक घर हो, कॉमन घर हो। ठीक है, ये आगे बात आएगी शेयर्ड हाउस की बात। तो अगर किसी को पति पत्नी की तरीके से दिखना है समाज के अंदर तो क्या जरूरी है? नंबर एक, वो एक घर में रहें और एक सब्सटेंशियल पीरियड के लिए रहें। ये वन नाइट स्टैंड नहीं है कि आप बस एक रात गुजार ली और आप अगले दिन कह दें कि हम लिव इन रिलेशनशिप में। तो आपको एक सब्सटेंशियल पीरियड के लिए एक ही घर के अंदर रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज रहें, जैसे हस्बैंड वाइफ है, कहीं उनकी अलग अलग नौकरी भी हो सकती है या किन्हीं कारणों से उन्हें जाना भी पड़ सकता है, लेकिन आम नागरिक के दिमाग में, आम समाज के नज़र में वो हस्बैंड वाइफ की तरह होने चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये लगभग वही स्थिति हुई जैसे मैरिड हस्बैंड वाइफ है। तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा, उनकी जानकारी, उनके बारे में आम धारणा ये हो कि ये हस्बैंड वाइफ हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया, ये सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर्ड हाउस। ये इसलिए ज़रूरी है, ये 5-6 कंडीशन जो मैंने बताई, कि अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला है या पुरुष, जिसको भी ये क्लेम करना है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं या थे, उन्हें ये 4-5 कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं इनको स्थापित करना होगा, तभी वो क्लेम कर सकते हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं या रहे थे। ठीक है, तो पहला हुआ पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, और इसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक एक्नॉलेजमेंट कैसे होगा? जब वो शेयर्ड घर में रहेंगे, एक छत के नीचे कह सकते हैं, और वो फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे की घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं वैसे ही करेंगे, और ये शेयर द सेम रूफ, है ना। और ये इसमें सेक्शन 2S जो डीवी एक्ट जो मैंने बताया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगेंस्ट वुमेन, जो है प्रोटेक्शन के लिए है उनके लिए, उसमें एक सब्सटेंशियल पीरियड में होना चाहिए। ये जो मैंने कहा, ये वन नाइट स्टैंड नहीं है कि आप बस 1-2 रात रह लिए और आप क्लेम कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोमेस्टिक रिलेशनशिप को वो निभाएं, वो डोमेस्टिक जिम्मेदारियों को निभाएं। वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहाँ पे है? 2F में। कहाँ? ये भी डीवी एक्ट के अंदर है। ठीक,
तो ये बात आपको स्पष्ट हुई होगी कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी कपल को ये क्लेम करना है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो उनको पहला पॉइंट वो पब्लिक की नज़र में हस्बैंड वाइफ की तरह हो, और उसको स्थापित करने के लिए ये जरूरी है कि वो शेयर्ड घर में रहें और परिवार की जिम्मेदारियां एक आम हस्बैंड वाइफ की तरह वो निभाएं। तो ये एक बिंदु हुआ। कौन इसके अंदर, कौन हस्बैंड मतलब कौन लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? वो लोग रह सकते हैं जिनकी मैरिजेबल एज हो। ये नहीं है कि आप माइनर हैं, 18 साल अभी उम्र नहीं हुई है, या आपकी लड़के में 21 साल उम्र नहीं हुई है और आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगें, तो आपकी जो कानूनी उम्र है शादी होने की वो इसमें पूरी होना आवश्यक है। माइनर्स कैन नॉट एंटर इनटू लिव इन रिलेशनशिप। इस बात को आप बेहतरीन ढंग से समझिए। जो अगला पॉइंट है वो ऐसा कपल होना चाहिए जो लीगल मैरिज, जो स्थापित नियम हैं शादी होने के, उनके लिए वो क्वालिफाई करता हो। यानी कि जैसे कुछ जगह हैं कि आप कोई प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज, ये नहीं है कि भाई भाई, बहुत सारे जो समाज हैं उनके अंदर भाई भाई में शादी नहीं हो सकती, भाई बहन के अंदर बहुत सारे और भी डिग्री हैं कि आप अपने चाचा के बच्चे जो हैं वो नहीं कर सकते, चाचा ताऊ के बच्चे, ऐसे बहुत सारी प्रोहिबिटेड डिग्रीज बोलते हैं इनको। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हैं तो वो जो बंधन आपके ऊपर हैं वो यहाँ पे भी यथावत लागू होंगे। तो आप लीगल मैरिज करने के लिए आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। ठीक। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, अक्सर इसमें बहुत गलती कर देते हैं लोग, इसको समझने की आवश्यकता है। ऐसे कपल जो पहले से ही मैरिड हैं या कोई उनका डिवोर्स का कोई कार्यवाही चल रही है या उनका सेपरेशन भी हो गया है, सेपरेशन का मतलब ये होता है साथियों कि उनको अलग अलग रहने का कानून से अधिकार मिल जाता है, लेकिन वो तब भी शादीशुदा होते हैं। तो सेपरेशन की डिग्री जो होती है, जब भी कोई डिवोर्स के लिए अप्लाई करता है तो उसकी 2 डिग्रियां मिलती हैं, डिक्री बोलते हैं इसको। डिक्री क्या है? वो जो कोर्ट आदेश, जिसे डिक्री मैं बता रहा हूँ, वो है पहला सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब है कि आप अलग अलग रह सकते हैं, आपको एक दूसरा पार्टनर जो है अपने साथ एक घर में रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है कि कई बार शिकायतें होती हैं कि साहब मुझे ज़बरदस्ती जो है मारपीट करते हैं या सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए बाध्यता करते हैं। तो सेपरेशन के अंदर अगर सेपरेशन का ऑर्डर है तो हस्बैंड वाइफ अपनी मर्जी से साथ साथ रह सकते हैं, वो एक आपस में सेक्सुअल रिलेशन भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसमें दोनों की मर्जी होना जरूरी है। नॉर्मल मैरिज में, जैसे हिंदू मैरिज में अगर देखें तो जैसे ही शादी होगी हस्बैंड को यह अधिकार मिल जाता है कि वो अपनी वाइफ को अपने साथ रखने के लिए कह सकता है और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना सकता है, इवन उसकी अगर कंसेंट नहीं भी है तो। इसीलिए इंडिया में मैरिटल रेप जैसा कोई लीगल कंसेप्ट अभी नहीं है। लेकिन जब सेपरेशन हो जाता है साथियों, तो सेपरेशन में स्थिति बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे लिव इन रिलेशनशिप में। आपकी मर्जी है साथ साथ रहें, आपकी मर्जी है सेक्सुअल रिलेशन कंसेंट से बनाए या ना बनाए। तो जो सेपरेशन को अगर हम लिव इन रिलेशनशिप से कंपेयर करें तो लगभग सेपरेशन की जो कंडीशंस हैं दे आर आइडेंटिकल विद लिव इन रिलेशनशिप। मैं समझता हूं ये बात क्लियर हो गई। तो इसलिए अगर कोई आप पे पुराना, पहले से आप शादीशुदा हैं और आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, आपकी कोई प्रक्रिया चल भी रही है, आपने कोर्ट में कोई डिवोर्स फाइल कर भी रखा है, आपको सेपरेशन की डिक्री मिल भी गई है, लेकिन अभी आपको डिवोर्स नहीं मिला है, तो बिना लीगल डिवोर्स हुए अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो वो लिव इन रिलेशनशिप के अधिकारों को नहीं मांग सकता। इसे कहेंगे हम बाईगैमी। ये क्या कहलाएगी? बाईगैमी कहलाएगी। अगर ऑलरेडी मैरिड आदमी है या कोई महिला है और वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो इट इज नॉट लिव इन रिलेशनशिप, इट इज बाईगैमी। ये केस आपको समझ में आएगा अगर एक लाइव एग्जाम्पल आप देखें, वो है जब राजेश खन्ना जो हमारे भारत वर्ष में ये बहुत बड़े सिने स्टार हुए,
और सुपर स्टार के साथ साथ जो स्टार डोम था, शायद इन्होंने उसको बहुत बड़े लेवल पे स्थापित किया। इनकी डेथ 2012 में हुई और इनके साथ जो एक महिला हैं अनीता अडवाणी, ये इनके साथ कई वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, ऐसा इन्होंने दावा किया इनकी मृत्यु के बाद। और इनका जो घर था, जो बहुत बड़ा आइकॉनिक घर बताया जाता है बॉम्बे में, जिसका नाम आशीर्वाद था, उसको कुछ डिस्पोज करने की बात आई या कोई उसमें और जो भी लीगल कुछ मैटर आया, तो अनीता आडवाणी ने क्लेम किया कि मैं राजेश खन्ना जी की मैंने देखभाल की है और मैं उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। लेकिन जब इसकी गहराई से जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि अनीता आडवाणी का जो उनका पहले से ये था कि इसको हम लिव इन रिलेशनशिप में इसलिए नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि राजेश खन्ना की शादी डिम्पल खन्ना या डिम्पल कपाड़िया जी से हुई थी और उनके बीच में कोई डिवोर्स नहीं हुआ था। तो राजेश खन्ना वाज नॉट एंटाइटल्ड टू अंडरगो लिव इन रिलेशनशिप विद एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग अनीता आडवाणी। इसलिए अनीता आडवाणी का जो क्लेम था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और इसको कहा गया कि ये अगर लीगल टर्म में देखें तो ये बाइगैमी होगी। ठीक है, इसलिए दोनों ही पार्टनर का अनमैरिड होना या कोई पुराना मैरिटल ओब्लिगेशन ना होना इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसको कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि मैरिड व्यक्ति, चाहे महिला या पुरुष, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगती है और वो क्लेम करते हैं कि हम लिव इन में रह रहे हैं। ये लिव इन नहीं है, इस बात को गंभीरता से समझा जाए, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरा, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि वो लॉन्ग टर्म में रहें साथ में, वो एक दो बार का रहना या सेक्सुअल एक्ट करना नहीं होगा, उसमें मानना जाएगा। और उनका जो कोहेबिटेशन है, जो सेक्सुअल लाइजन है, जो उनके सेक्सुअल रिलेशंस हैं, वो वॉलंटरी होने चाहिए। वो ये नहीं है कि जो मैरिज में होता है कि उसको अधिकार मिल गया हस्बैंड को, नहीं। यहाँ जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर भी है, उनको आपस में कंसेंसुअल सेक्स कर सकते हैं, ना कि कोई कंपल्सिव सेक्स। तो कंसेंसुअल सेक्स और कंपल्सिव सेक्स में यहाँ अंतर है। मैरिज में वो कंपल्सिव सेक्स है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में वो कंसेंसुअल सेक्स है। ठीक है, अब ये एक इनफॉर्मल नेचर का है, इसमें ना कोई शादी ब्याह की रस्में हैं, ना कोई सप्तपदी है, ना ही कोई निकाह है। और ये जब लोग जो अपना साथ में रहना चाहते हैं कंसेंट से, और वो उस कंडीशन के लिए अलाउड हैं, वो उन कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो वो साथ रह सकते हैं। इनफॉर्मल मेथड है ये। अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको जजमेंट बताता हूँ। इन सभी जजमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हैं, जैसा कि इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। ऑलरेडी मैं एक केस आपको पैट्रियामल वाला बता चुका हूं, जो 2010 का केस है सुप्रीम कोर्ट, और ये जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब का। अगर आपको ये जजमेंट थोड़ा भी अगर लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जानना है तो डी पैट्रियामल केस को जरूर आप पढ़ें। इंदिरा शर्मा के अंदर इन्होंने कहा कि ये कोहेबिटेशन करने की वैलिड फॉर्म है, इसको आप इनवैलिड नहीं कह सकते। यानी कि ऐसे कपल जो साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनकी जो सेक्सुअलिटी है, जो उनका सेक्स कंडक्ट है या उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर है, उसको वैलिडेट किया गया इस जजमेंट के द्वारा। और उन्होंने कहा कि ये जो रिलेशनशिप है ये कैसी है, जैसे मैरिज है, बशर्ते कि वो सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करे, वो कंडीशन जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। तो कोर्ट ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि वो जो उनके आपस के सेक्सुअल लाइजन है उसको लीगली सही है वो, और वो रह सकते हैं इस तरीके से, बशर्ते कि वो कुछ शर्तों को पूरा करें जो शर्त हमने आपसे डिस्कस की है। एक बहुत महत्वपूर्ण केस और है, ये खुशबू वर्सेस कन्यामल। ये 2010 का केस है और ये फिल्म एक्ट्रेस थी, ये उनका है, बड़ी फेमस साउथ की और इंडियन जो मुंबई की भी फिल्मों में इन्होंने बहुत काम किया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोनाउंस किया कि लिव इन रिलेशनशिप इज ए लीगल सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो लीगलिटी पे इसके अब कोई किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन अभी किसी एक्ट के अंदर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, कोई फुटप्रिंट अभी किसी एक्ट में नहीं है मैरिज के। तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट,
लता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 2006 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा कि ये लीगल भी है और स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि अगर किन्हीं कारणों से कोई इनको खतरा होता है, जो लिव इन में रहते हैं, उनका प्रोटेक्शन किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण एक जजमेंट था, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पेरेंट्स ऐसे रिश्ते से खुश नहीं हैं, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो किसी इस तरीके के रिलेशन में या किसी उनकी मर्जी के बिना शादी करे। तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें टॉर्चर करते हैं, वो कई बार पुलिस को इंटरवीन कराते हैं। तो ऐसे चीज़ों के शिकायतें कोर्ट में हुई और कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को जो उन कंडीशन को पूरा करते हैं लिव इन में रहने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, किसका दायित्व है? स्टेट का दायित्व है। तो जो भी पुलिस है वो उनको प्रोटेक्शन देगी ताकि उनका कोई हरेसमेंट ना हो या उनके प्रति कोई हिंसा की कोई घटना ना हो। ठीक है, ये एक लता सिंह का केस है, इसमें प्रोटेक्शन को बहुत महत्व दिया गया। अगला जो केस है जो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं मैं, वो है एसपी बंसल वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। ये भी 2010 का केस है। तो ये 2010 में कई जजमेंट आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो बच्चे, जो मैंने कहा, उनकी लेजिटिमेसी, यानी कि सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट और जो सेक्शन 116 जो नया हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है लिव इन रिलेशनशिप के साथ, उसको खत्म किया। और इन्होंने कहा एसपी बंसल केस में कि जो बच्चे पैदा होंगे लिव इन रिलेशनशिप से, वो लेजिटिमेट होंगे। इसलिए वो जो कॉन्ट्राडिक्शन मैंने बताया, वो 2010 के जजमेंट में उसको क्लियर किया। लेकिन अब जो अभी हमारा जो नया साक्ष्य आया है, जो हमारा नया साक्ष्य की जो संहिता आई है, अधिनियम आया है, उसमें अभी उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। तो मैं समझता हूं कि ये एक रिफॉर्म का मुद्दा हो सकता है कि हम इन मुद्दों को वहां इनकॉर्पोरेट करने पे विचार कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा बंसल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि इन बच्चों को सेम राइट होंगे जैसे कि मैरिज के बच्चों को होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु हुई कि अब लेजिटिमेसी को भी क्लियर कर दिया, लीगलिटी को भी क्लियर कर दिया और उनके प्रोटेक्शन को भी स्थापित कर दिया। तो कहने का तात्पर्य अब ये हुआ साथियों कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे ना केवल समाज में क्रीप कर रही है, अंदर आ रही है, बल्कि जो लीगल फ्रेमवर्क है हमारा इंडिया का, उसमें भी धीरे धीरे उसको मान्यता प्राप्त हो जा रही है। अब हम देखते हैं कि डिस्प्यूट क्यों होते हैं, इसमें डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कैसा है लिव इन रिलेशनशिप में। तो जैसा शादी में डिस्प्यूट होने की संभावना होती है, शादीशुदा जो भी कपल है उनमें विवाद हो सकते हैं किन्हीं कारणों से, ऐसे ही विवाद लिव इन में भी हो सकते हैं। तो लिव इन को ये गारंटी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से, आप अपनी चॉइस का कपल देख लिया आपने और साथ रहने लगे और आपकी लाइफ हंकी डोरी हो गई, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये विवाद आपस में जो लव मैरिज करते हैं उनमें भी हो सकते हैं, अरेंज मैरिज में भी हो सकते हैं, लिव इन में भी हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसका कोई वन स्टॉप आंसर नहीं हो सकता। तो पहले ये डिस्प्यूट्स या जो एलिगेशन होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, जनरली क्या है, ये होते तब है डिस्प्यूट जब उनके रिश्ते टूटने लगते हैं, तो तब ये सारे डिस्प्यूट्स आते हैं। और चूँकि उसका कोई आपको डिवोर्स का प्रक्रिया या सेपरेशन की प्रक्रिया में जाना नहीं होता, तो वो जैसे साथ साथ रहने लगे वैसे ही वो अलग अलग रहने लगते हैं। तो अब जो एक पार्टनर जो उस रिलेशन की वजह से ये मानता है कि मेरा जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ या जो भी हुआ, उसमें वो फिर लीगल एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो लीगल एलिगेशन लगते हैं वो लगते हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, इसमें अक्सर कि साहब मुझे जो है, और क्या कहा जाता है कि साहब शादी का बहाना किया गया और मुझसे जो है सेक्सुअल रिलेशन बनाए गए और मुझे एक्सप्लॉयट किया गया। तो इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं दोस्तों, वो है फॉल्स प्रोमिस टू मैरी और दूसरा है ब्रीच ऑफ प्रोमिस टू मैरी। इस पे मैंने काफ़ी डिटेल एक डिस्कशन किया है जो मार्च 2024 में, अगर आप मेरा YouTube आप देख ही रहे हैं, इसी में अगर देखेंगे जो डिटेल वाला जो है लाइव वाले मामले में, जहाँ पे लाइव वाले हमारे सारे लाइन से आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, वहाँ पे फॉल्स प्रोमिस टू मैरी करके एक वीडियो है, उसमें मैंने बहुत डिटेल से अमेरिका में क्या है, यूके में क्या है, इंडिया में किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन
मैं यहाँ थोड़ा सा आपको जरूर उसका एक ग्लिम्स देना चाहूँगा। फॉल्स प्रोमिस टू मैरी और ब्रीच ऑफ प्रोमिस टू मैरी, इन दोनों में अंतर क्या है? देखने में कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये तो एक से लग रहे हैं, कोई अंतर तो नजर आता नहीं है, बट इसमें बहुत अंतर है। फॉल्स प्रोमिस टू मैरी का मतलब है साथियों कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और वो जो शादी करने की जो प्रॉमिस है वो शुरू से ही उसकी दूषित मानसिकता से ग्रसित है। उसको शुरू में ही ये आभास है, शुरू से ही उसकी मेंटेलिटी है कि मुझे इस महिला से या इस लड़की से शादी नहीं करनी है, केवल वो उसको झांसा दे करके और वो उससे सेक्सुअल रिलेशन बनाता है। ये है फॉल्स प्रोमिस टू मैरी। फ्रॉम द बिगिनिंग द प्रोमिस इज फॉल्स, फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, फ्रॉम एब इनिशियो द प्रोमिस टू मैरी इज फेक, इट हैज नो लेग टू स्टैंड इन रियलिटी। ये हुआ फॉल्स प्रोमिस टू मैरी। तो इसलिए इसमें 376 लगने के पूरे संभावना बनती है और इसको स्थापित किया जा सकता है। लेकिन उसके अपोजिट ब्रीच ऑफ प्रोमिस टू मैरी, ठीक है, ये केस बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका मतलब क्या है? इसमें अगर आपको डिटेल इसकी देखनी हो इन दोनों के अंतर का, ये बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सुप्रीम कोर्ट 2003 का ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आप है, उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 सुप्रीम कोर्ट। उसमें कहा गया है कि लड़की थी जो एक नौकरी करती थी, वो खुद वयस्क थी, और वो किसी एक पड़ोसी से प्रेम करने लगी, और उन्हें मालूम था लड़की को पहले से ही कि लड़की के जात जो कास्ट थी उनकी हायर कास्ट की लड़की थी और लड़का लोअर कास्ट का था। उसे पहले से ही ये पता था कि इन कास्ट में शादी होना नॉर्मल कंडीशन में संभव नहीं है। उसके बावजूद भी उस लड़की ने, पढ़ी लिखी लड़की थी और वेल एजुकेटेड लड़की थी, उसके बावजूद भी उसने संबंध बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सारी चीज़ों की पता था, तो इसमें किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि ये फॉल्स प्रोमिस टू मैरी था। दूसरे कई केस में सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ये भी जजमेंट दिए हैं कि कई बार ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि व्यक्ति ने जब प्रॉमिस किया तो वो ईमानदारी के साथ किया, उसकी नीयत ठीक थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे बिगड़ गए कि जिसकी वजह से वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। तो ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट जैसी स्थिति है कि कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो गड़बड़ हो सकता है कि आपकी नीयत ही पहले से ही सामान, मान लिया आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं ये सामान आपको डिलीवर करूंगा, और आपकी पहले से नीयत थी कि मुझे इसमें बेईमानी करनी है, लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो सही नियत से किया, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाए। तो वही स्थिति मैरिज में भी हो सकती है कि आपकी नियत शुरू से ही ठीक थी, लेकिन हालात ऐसे हुए कि आप शादी के प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए। तो ये दोनों में अंतर जरूरी है। और जो भी हमारे जुडिशरी से जुड़े हुए लोग, पुलिस से जुड़े हुए लोग, या जो भी हमारे क्रिमिनल जस्टिस से जुड़े हुए लोग हैं या एकेडमिशियन हैं, वो इस दोनों डिफरेंस को जरूर समझें। क्यों? चूँकि इस दोनों केस आते हैं जब आपके पास, तो उनमें इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। अब आते हैं हम मेंटेनेंस को लेकर। उनमें विवाद हो गया दोनों कपल में, अब मेंटेनेंस की बात आएगी। मेंटेनेंस के लिए जो कपल है वो स्वयं भी अपना क्लेम कर सकता है और उसके साथ साथ बच्चों का भी कर सकता है। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? इसका प्रोविजन है, अगर हम डीवी एक्ट में देखें, ज़्यादा जो लिव इन रिलेशनशिप को जो फुटप्रिंट मिलते हैं साथियों, वो अभी डीवी एक्ट में मिलते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, और ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, इसलिए जो उसमें कोई हरेसमेंट या वायलेंस ना हो, इसलिए डीवी एक्ट 2005 इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मीन्स एग्जीक्यूटिंग द राइट्स ऑफ द एग्रीव्ड पार्टनर। तो उसमें ये जो 2F है, इसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप दी हुई है, ये जो मैंने वहाँ पहले बताया था। इसी एक्ट के अंदर जो सेक्शन 20 है, वो आपको किस तरीके से मेंटेनेंस दिया जा सकता है उसके बारे में आपको मदद करती है। ऑल्टरनेटिवली ये तो 2005 में आता है डीवी एक्ट, लेकिन उससे पहले आप चाहे 1973 की सीआरपीसी देखें या उससे पहला भी वर्जन देखें, तो उसमें सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कैटेगरिकली प्रोवाइड द
क्लेम ऑफ मेंटेनेंस। तो उसमें बहुत सारे मेंटेनेंस के प्रोविजंस हैं। उनमें अभी जो नया सेक्शन बन गया वो 144 BNSS हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो पहला था वो 125। इनमें आप मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं, चाहे बच्चे के लिए जाएं, चाहे स्वयं के लिए जाएं या दोनों के लिए जाएं। तो यहाँ पे मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया हुआ है। लेकिन एडवोकेट के रूप में आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि इन दोनों सेक्शन में एक साथ आप क्लेम ना करें, नहीं तो कई बार इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। और ऐसे भी कुछ इंस्टांस मिले हैं कि फिर उसको ये कहा जाता है कि आपने दोनों में क्यों किया। तो इसको एडवोकेट्स बहुत ध्यान से देखें कि उन्हें किस सेक्शन में क्लेम करने में अपने क्लाइंट को ज़्यादा लाभ मिलने के चांस हो सकते हैं। इस मुद्दे पे, मेंटेनेंस के मुद्दे पे, जैसे मैंने बताया था कि वेलुस्वामी का जो केस था, जो 2010 का केस था, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब ने किया था, उसमें मुद्दा ही मेंटेनेंस का था। उसी तरीके से इंदिरा स्वामी वाले केस में भी, अजय भारद्वाज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस 2015 का, उसके बाद भी केस आए हैं, इनमें सभी में मेंटेनेंस पर चर्चा हुई है। अब अगला जो इशू है वो है लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड बोर्न टू द कपल लिविंग इन लिव-इन रिलेशनशिप। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि सेक्शन 112 हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में थी, सेक्शन 116 अभी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है उसमें है, दोनों आइडेंटिकल हैं और उनमें ये कन्फ्लिक्ट है जो मैं उस पर चर्चा आपसे कर चुका हूं कि अब लिव इन रिलेशनशिप के बच्चों को भी ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उनको भी लेजिटिमेट माना गया है। लेकिन इन सेक्शन को अगर हम पढ़ें, आज की डेट में सेक्शन 116 ही लागू होती है, अगर इस सेक्शन को हम देखें तो इसके मुताबिक लेजिटिमेट बच्चे केवल वो कहलाएंगे जो लीगली वेडिड कपल से हों या उनके डिवोर्स होने के 280 दिन के अंदर अंदर हों। लेकिन अब ये धुंध हट चुकी है। मेरा ये सजेशन है कि हम इस प्रोविजन को जो हमारी सेक्शन 116 आई है, जो नए लॉ में आई है, उसमें इसको इनकॉर्पोरेट करें तो एक ये रिफॉर्म का मुद्दा हो सकता है सोचने के लिए। सेक्शन 16 जो है, जो हिंदू मैरिज एक्ट की है, वहां पे भी हम क्लेम कर सकते हैं अगर कपल जो लिव इन रिलेशनशिप में था अगर वो हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लेम ये है 16 के अंदर कि बच्चा पैदा हुआ है, चाहे वो मैरिज वॉयड हो चाहे वॉयडेबल हो, तब भी बच्चे जो हैं, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो पैरामाउंट है। द राइट ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट। इसलिए आप देखेंगे जहाँ पे भी लॉज में, चाहे नेशनल लॉज की बात करें चाहे किसी और कंट्री की बात करें, वहाँ पे बच्चों का जहाँ राइट होगा उसमें जो कांटा है लॉ का, यानी कि जो पलड़ा है, वो चाइल्ड राइट की तरफ झुका हुआ होगा। तो चूंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो पैरामाउंट होता है, ठीक है, ताकि उसे कोई उसकी ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में किसी तरीके का कोई हैम्परिंग ना हो, किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो। इस लेजिटिमेसी के मुद्दे पे जो रेवन्ना सिद्धप्पा केस है, ये मल्लिकार्जुन वाला, ये 2011 का केस, ये बहुत रेलिवेंट केस है। जिसको और डिटेल में इस पे बात करनी हो, समझना हो, वो कर सकते हैं। इनहेरिटेंस राइट भी दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, लेकिन वो राइट केवल उतने हैं जितना उस माता पिता ने खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का राइट है केवल। अगर दादा लाई कहते हैं जिसे, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए राइट नहीं है। मान लिया कोई आदमी या महिला जो लिव इन रिलेशनशिप में थी, उनके द्वारा जो कमाई हुई कमाई है, जो प्रॉपर्टी बनाई है अपनी कमाई हुई कमाई से, अपनी आमदनी से, उस प्रॉपर्टी में ही लिव इन रिलेशनशिप के बच्चों का अधिकार होगा। यानी कि यहाँ डिफरेंस हुआ, जो मैरिज से बच्चे पैदा होंगे, लेजिटिमेट बच्चे होंगे मैरिज के द्वारा, उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दोनों में अधिकार होगा। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे होंगे उनको केवल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का ही अधिकार होगा। ये महत्वपूर्ण है। इसमें विद्यार्थी वर्सेज सुखराना बाई का केस इंपॉर्टेंट है, 2008 सुप्रीम कोर्ट का। और डी वेलुस्वामी तो मैंने आपको बताया, डी वेलुस्वामी बहुत सारे मुद्दों को अटेंड करते हैं ये जजमेंट, और बहुत ही क्लासिकल जजमेंट ये लिव इन रिलेशनशिप पे माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा साइटेड है। तो डी वेलुस्वामी वर्सेस डी
पेट्रियामल, इस केस को आप जरूर पढ़ लें और इसे याद रखें। अब मैंने एक कोशिश की है ये एक कंपैरेटिव चार्ट देने की। मैं ये आपसे निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि ये चार्ट आपको बहुत ही मुश्किल से किसी टेक्स्ट में मिलेगा। इसको तलाशने के लिए, इसे ढूंढने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ी। इसलिए मैंने ये बनाया है चार्ट, ताकि आपको एक ग्लिम्स में एक कंपैरेटिव स्टडी हो कि इंडिया में, यूएस में और यूके में, जनरली हम मानते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ तो लिव इन रिलेशनशिप में सभी लोग रहते हैं और वो बड़ा एकदम हंकी डोरी है और लीगली उसका क्या स्वरूप है, यह हम देखते हैं कि इसका वास्तविकता में क्या वहाँ दशा और दिशा क्या है इन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। तो देखते हैं सबसे पहला लीगल रिकॉग्निशन। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो मैरिज से संबंधित जितने भी हमारे रिलीजियस लॉज हैं या मैरिटल लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, उनमें कहीं पे भी इसकी रिकॉग्निशन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया और डीवी एक्ट ने उसको प्रोटेक्ट करना शुरू किया। इसी बिंदु पे अगर हम यूएसए में देखें तो वहाँ पे भी कोई इसका रिकॉग्निशन एज सच डायरेक्टली नहीं है। कुछ स्टेट के अंदर वहाँ पे तब वो रिकॉग्नाइज होता है अगर वो कॉमन लॉ मैरिज की तरीके से उसको ट्रीट करें। ठीक है, तो ये वहाँ भी ऐसा नहीं है जैसा हम एक सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, या वहाँ ये बड़ा कॉमनली एक्सेप्टेड फिनोमेना है। कॉमनली एक्सेप्टेड है लेकिन लीगली उसकी टीनेबिलिटी लगभग वैसी है जैसी हमारी इंडिया में है। इसी तरीके से यूके का अगर हम देखें तो साथियों57 में भी जो है वहाँ पे भी इसका कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो कानून बना हुआ है, चाहे वो 1872 का हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट हो या 1898 की सीआरपीसी जो मॉडिफाई की गई 1973 में, और अब नया कानून आ गया है, बीएनएसएस आ गई है, तो हमारा जो कानून है उस पर बहुत बड़ी छाप किसकी मिलती है? यूके की। तो लगभग जो स्थिति यूके में है वही हमारे यहाँ है। वहाँ पे भी इसकी कोई लीगल रिकॉग्निशन किसी एक्ट के अंदर डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोहेबिटेशन के एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये कहिए कि भाई हम साथ साथ रह रहे हैं, उसका हमने एक एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल कह सकते हैं इसको, तो कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया, वो आप कर सकते हैं, वो इंडिया में भी किया जा सकता है, हालांकि उसकी कोई अभी लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। अब हम करें बात के टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। जैसे टर्मिनेशन में, मैरिज में तो आपका डिवोर्स का सूट फाइल होता है, उसमें कोर्ट देखने के हिसाब से फिर वो सेपरेशन का डिक्री दे सकता है, अब आवश्यकता होती है तो वो डिवोर्स की डिक्री दे सकते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा लीगल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं हो सकती। जैसे लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर एंटर करते हैं वैसे ही वो एग्जिट कर सकते हैं। तो इसलिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी उस रिलेशन को ब्रेक करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यही स्थिति यूएस में है और यही स्थिति यूके में है। बस थोड़े बहुत जो प्रोटेक्शन जैसे इंडिया में दिए गए हैं वैसे ही कुछ प्रोटेक्शन वहाँ पे भी उनको दे दिए गए हैं। बाकी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन प्रोटेक्शन के लिए अलग से कोई नहीं बनाया गया। अब अगर हम मेंटेनेंस राइट की बात करें तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि जो डीवी एक्ट की सेक्शन 20 है उसमें प्रोविजन है, सेक्शन 125 सीआरपीसी, और जो नया हमारा बीएनएसएस आया है उसका 144 सेक्शन में प्रोविजन है इस तरीके से। लेकिन यूएस में इसके लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है। इस मामले में हम देखें तो हमारा कानून मेंटेनेंस देने के मामले में हर पेडेस्टल पे है। यहां केवल वो क्लेम कर सकते हैं कॉमन लॉ मैरिज के अंडर। तो इस मामले में यही स्थिति यहां पे भी है, यूके में भी। वहां भी कोई ऑटोमेटिक क्लेम नहीं कर सकता, वहां भी क्या जाएंगे, वो सिविल कोर्ट में जाएंगे और अपनी वो बात बताएंगे। तो अलग से किसी भी जगह, ना इंडिया में कोई बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए गए हैं इसके लिए, ना यूएस में ना यूके में। अब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो हमारे यहाँ जो डीवी एक्ट है उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन उसका दिया, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसी तरीके से प्रोटेक्शन के मामले में डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के अंदर यूएस में भी है और उसी तरीके से यूके में भी है। तो आपको कोई हरस ना करे, आपको कोई वायलेंस ना करे, इसका पूरा प्रोविजन इंडिया में हो, यूएस में हो, यूके में हो, इसका पूरा प्रोविजन किया गया है, नो डाउट। अब लेजिटिमेसी की बात करते हैं
तो अब हमारे यहाँ भी उसको लेजिटिमेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट से लेजिटिमेट मान लिया गया है बच्चों को। यही स्थिति यूएस में भी है और यही स्थिति यूके में भी है। अब हम इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस में जैसा कि मैंने बताया, इनहेरिटेंस राइट है, लेकिन वो पार्टली है। पार्टली का मतलब केवल उन प्रॉपर्टीज में जो माता पिता के द्वारा कमाई हुई प्रॉपर्टी है, केवल उन प्रॉपर्टी में केवल हिस्सा होगा जो उनके द्वारा स्वयं की कमाई हुई है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनको कोई हिस्सा नहीं होगा। यूएस में तो कोई ऐसा कोई प्राविधान ही नहीं है। वहाँ तो वैसे भी अगर मैरिज से भी बच्चे हैं या लिव इन रिलेशन से हैं तो वहाँ विल का कंसेप्ट है। ऑटोमेटिक कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होती, तो विल में वो किसी को भी कर सकता है। वो अपने उन बच्चों को कर सकता है जो लिव इन रिलेशनशिप से हुए हैं, या किसी और को भी कर सकता है, वो किसी भी व्यक्ति को कर सकता है, तो विल में वो करेगा। यहाँ भी जो यूके है तो यूके में भी कोई ऑटोमेटिक इनहेरिटेंस का प्रोविजन नहीं है। तो अगर हम इनहेरिटेंस भी देखें साथियों, तो जो हमारा कंट्री है उसमें काफ़ी हद तक हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली जो हमारे अधिकार हैं बच्चों के लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए, उनके अधिकारों को बहुत ही सशक्त किया है और उन्हें एक इनहेरिटेंस का राइट दिया है। पार्टली है लेकिन उनको राइट दिया गया है, जबकि यूएस और यूके में ऐसी स्थिति नहीं है। तो इस मामले में हमारा जो कानून है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग दिखता है इन दोनों डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आज की चर्चा को समाप्त करता हूं, और इस आशा और उम्मीद के साथ कि जो प्रेम, स्नेह आप हमें देते आए हैं पिछले लगभग अब करीब करीब 1 साल होने जा रहा है हमारे इस चैनल को, और जिस तरीके से आप कमेंट लिखते हैं, सराहते हैं, अपने पॉइंट्स लिखते हैं, आप उस पर कमेंट ज़रूर लिखिए। जो आपके ऑब्जर्वेशन हैं उनको शेयर करिए। कोई और आपको ऐसा कोई नया पॉइंट लगता है आप उनको लिखें। कोई आपका सजेशन है कि आप हम किन टॉपिक्स को और करें, उनको लिख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।